गुड मॉर्निंग मेरे से न्यू। और आज हम एक मैराथन क्लास लेके आए हैं। लगभग ये आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। इसमें पूरा जितना टेस्ट पेपर में आना है उसके लगभग 21 हिसाब से प्रश्न आएंगे, 21 बिंदु से पूछे जाएंगे, सारा विश्लेषण होगा, सारे प्रश्नों की चर्चा होगी। चलिए बिना समय गंवाए स्पीड में पढ़ते हैं। पहले शुरुआत कीजिए सरस्वती के नाम से। और पहला ही है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। संगीत का वेद कौन सा वेद कहा जाता है? सामवेद कहा जाता है। हमने कल की क्लास में बताए थे 4 वेद होते हैं। गद्य व पद्य वाला वेद कौन सा वेद कहलाता है? तो यजुर्वेद कहलाता है। गद्य और पद्य जो दोनों में होता है वो यजुर्वेद कहलाता है। जादू टोने वाला वेद किस वेद को कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है। ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। तो पूछा जाएगा ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे चलते हैं। तसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम थे। कौन थे? महर्षि गौतम थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। कौन से थे? महर्षि पतंजलि थे। आपसे पूछा जाएगा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? पाणिनि है। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण की, कौन सी व्याकरण की? संस्कृत व्याकरण की। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है? सूक्त मतलब श्लोकों की संख्या कितनी है? 1028 श्लोक। कितने हैं? 1028 श्लोक। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? कणाद को। किसे कहा जाता है? कणाद को। आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। कुल या ग्रह के मुखिया को क्या कहा जाता है? कुलप। क्या कहा जाता है? कुलप। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ होती हैं? 10,462। कितनी होती है? 10,462। आगे देखो। उपनिषद कितने होते हैं? 108। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। युद्ध का देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। किसे माना जाता है? इंद्र को। तो आपसे पूछा जाएगा जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था। अब यहाँ देखो जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन है तो देख लीजिए। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। प्रश्न बनेगा महावीर स्वामी के में 3 तीर्थंकर थे? तो वो 24 में थे। ठीक है। जैन धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है। 3 पिटक हैं इसके पास, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक। महावीर स्वामी के जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर थे? तो 24 में तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम कौन थे? 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 527 में। 527 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? ईसा पूर्व में हुई थी। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन कहलाए? तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। देखो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए।
जो जैन जी के उपदेश में प्राकृतिक भाषा संस्कृत से मिलती है, ठीक है, तो कठिन थी, इसलिए बुद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा प्रचलित हुआ, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए वो सामान्य भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। तो भाषा अशुद्ध होती गई, पहले संस्कृत थी, फिर प्राकृतिक आई, फिर पाली आई, फिर धीरे 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 हिंदी बन गई, ठीक है, तो टूटती गई। मुख्यतः भाषा सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध के गृह त्याग, जो इन्होंने घर का त्याग किया, उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। घर से जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभिनिष्करण कहते हैं। सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? व्याकरण की है। किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। मगध राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है ना। एक आएगा बिंदुसार। जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था, लेकिन ये है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। पित्तहंत्या किस शासक का उपनाम है? तो अजातशत्रु का। इसी ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंदन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। इसी की पुत्री दुर्धरा को, देखो लड़की कितनी सब खचरा होती, दुर्धरा और चंद्रगुप्त को प्रेम हो गया था, तो जो घनानंद की पराजय का प्रमुख कारण था उसमें दुर्धरा का हाथ था। किसका था? दुर्धरा का हाथ था। तो इसलिए तुम लोगों से कहते हैं सब सावधान रहा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ना लिखना है। सिकंदर महान कहाँ का राजा था? तो मैसेडोनिया का कहा था। ये महान गलत लगे थे, सिकंदर लगाओ सब गधे को। झेलम नदी का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ? तो ये तुम्हारा मैसेडोनिया के साथ सिकंदर और महाराज पोरस के मध्य हुआ था। देखो यहाँ पे लिख दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त का सेनापति, यहाँ प्रधानमंत्री देखो, चंद्रगुप्त का सेनापति और प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अशोक का संबंध किस राजवंश से? मौर्य राजवंश से। अशोक एकमात्र ऐसे सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जो अखंड भारत के राजा थे। वो माफ कीजिए, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी उतना शासन नहीं फैला था, क्योंकि उड़ीसा वाला भाग इनके कब्जे में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन अखंड भारत के एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था? वो अशोक थे। सॉरी भाई, आज पूरा रात हो गया बाबू आप लोगों की क्लास के लिए। सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा के में। किसमें लिखे गए? पाली भाषा में। चाणक्य को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। सम्राट के अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव नाम प्रिय। कहीं दर्शी लिखा होता, देवनाम प्रियदर्शी। इनके जो अभिलेख मिले हैं उसमें भी देवनाम प्रियदर्शी मिला। इसी से पहचान की गई है कि ये अशोक के अभिलेख हैं। सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध था। इस युद्ध के बाद ही इन्होंने इतनी मार काट की, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को, सेना के अलावा मर गए। तो इनके मन में एक युद्ध से विक्षोभ हो गया, तो फिर इन्होंने कहा हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि इतना तांडव कर चुके थे कि इसके पूरे शासनकाल में फिर कोई विद्रोह हुआ ही नहीं। आगे चलते हैं, सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी का मतलब होता है किस धर्म को मानने वाला था? तो बौद्ध धर्म को। मौर्य साम्राज्य के समय प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता? पण। जो मौर्य साम्राज्य के समय मुद्रा प्रचलित थी उसको पण कहते हैं। क्या कहते हैं? पण। पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त है। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो गुप्तचर के लिए। जो अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष शब्द को किसके लिए प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चंद्रगुप्त की है कि चाणक्य की है? तो आप बताएंगे सर चाणक्य। चाणक्य का उपनाम क्या होगा? विष्णुगुप्त होगा, कौटिल्य होगा। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसने भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा ने भेजा था। किसने भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा ने। मौर्य काल में प्रयुक्त शब्द सीता से क्या तात्पर्य है? तो भूमि से प्राप्त था। सीता मतलब देखो, जब माँ सीता का भी उद्भव हुआ था तो पृथ्वी से हुआ था। तो जो मौर्य काल में है, सीता कर जो मांगा था, जो भूमि से उपज हो रही है उस पर प्राप्त करता। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे चलते हैं, कंड वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वासुदेव ने की थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे। कौन थे? सिमुख थे। तो पूछा जाएगा सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे।
सर्वप्रथम शीशे से बनी धातु किस वंश के शासक ने चलाई? तो सातवाहन वंश के शासक ने चलाई। एक बात रख लेना, सबसे पहले मानव किस धातु से परिचित हुआ? तो तांबे धातु से परिचित हुआ। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। जो कनिष्क राजा थे उनकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। चरक द्वारा आयुर्वेद के लिए लिखी गई पुस्तक कौन थी? तो चरक संहिता। इतना याद रखना, चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। किस लिए थी? आयुर्वेद के लिए थी। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के शासकों द्वारा चलाएंगी? तो कुषाण के शासकों द्वारा। जो स्वर्ण मुद्राएं हो कुषाण शासकों ने चलाएं। शक संमत का प्रारंभ, अच्छा ये दोनों प्रश्न यहाँ गलत हैं, ये सही 78 ईस्वी में हुआ, यहाँ ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न नहीं पढ़ना है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का संरक्षक था? महायान का था। किसका था? महायान का था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। पूछेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बता देंगे श्रीगुप्त था। महाराजाधिराज किस शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। जो महाराजाधिराज की उपाधि हो किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को दी थी। गुप्त काल का खगोल विज्ञान का गणितज्ञ कौन था? गुप्त काल का खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ कौन था? तो वराहमिहिर था। कौन था? जो गुप्त काल था उसका खगोल वैज्ञानिक कह लो या तुम गणितज्ञ कह लो, कौन था? वराहमिहिर था। भारत का नेपोलियन मतलब होता है ऐसा राजा जो पराजित नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त था, इसमें बड़ी मार आई थी, इसके बारे में कभी। एक समुद्रगुप्त था, एक राजेंद्र था। ये बहुत ऐसे राजा थे कि भैया ये छोटी छोटी बातों में मार की, बहुत शक्तिशाली राजा थे। श्रीलंका, कंबोडिया तक इन लोगों ने अपना विजय रथ अभियान चला लिया था। अजंता की चित्रकारी, अभी आप लोगों को जब इतिहास पढ़ें तो मजा आएगा। अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल है वो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। किस गुप्तकालीन शासन को कविराज की उपाधि दी गई? समुद्रगुप्त को। किसको दी गई? समुद्रगुप्त को। किसको दी गई? समुद्रगुप्त को। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने कराया? स्कंदगुप्त ने कराया। किसने कराया? स्कंदगुप्त ने कराया। धनवंतरी कौन थे? वो चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। आगे देखते हैं, गुप्त सम्मत किस शासक के द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। आगे देखो, कुमार संभवम रघुवंशम के रचनाकार कौन थे? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। महरौली स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित। महरौली स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमार गुप्त को माना जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक किसको माना जाता है? कुमार गुप्त को माना जाता है। आगे लिखो, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? बहुत पुरानी पुस्तक है, सबको पता होगा, विष्णु शर्मा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। नालंदा रत्नावली प्रियदर्शिका पुस्तक किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। आगे देखते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था। कौन था? वसुदेव था। आगे देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया भैया? 1991 में लड़ा गया। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1992 में। किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। तो जो तराइन के दो युद्ध हुए हैं, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, तो पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया 1191। दूसरा भी 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। 1191 में पृथ्वीराज विजय हुए और 92 में मोहम्मद गौरी। याद रखना, अंतिम विजय किसकी होती है इसको याद हमेशा रखा जाएगा, इसलिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तू कोशिश कर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आए। आप कोशिश करो, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। कोई भी हो, आपके अंदर चाहने की जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपने अगर चाह लिया, कुछ भी हो, कोई भी पोस्ट होगी दुनिया में, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप निकाल लोगे, शिद्दत से उसे अपना समय दे दो। लिख के ले लो मेरी ये बात, शिद्दत से उसे अपना समय दे दो। कोई भी चीज़ दुनिया की, कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, सिर्फ इंसान समय मांगता है। जो चीज़ को समय दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई आपको कार्य सीखना हो,
कोई खेल सीखना हो, कोई सवाल सीखना हो, आप जहाँ अपना समय दे दोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। लेकिन समय आपको शिद्दत से देना है, लॉयल्टी के साथ देना है। अगर दोगे तो चीज़ आपकी होगी, याद रखना। अगर आप चाहोगे कि मुझे डीएम बनना है तो आप बन सकते हो, यदि अपना पूरा शिद्दत से समय दे दोगे। अब बनना डीएम में पढ़ रहे हो 1 घंटे कैसे होगा बाबू? अब निकालना है, एनएमएस का एग्ज़ाम है और 2 घंटे पढ़ते हो, लास्ट दिन के लिए इस क्लास के लिए बैठे रहते, इसमें से कुछ क्वेश्चन फंसाएगा। अब लाओ, इस बार हमने 1.5 घंटे की क्लास कर दी, फंसेगा इस क्वेश्चन में, कल के पेपर में भी पेपर में आप फंसेगा, और जो आपका पूर्ण एनएमएस का पेपर होगा उसमें भी फंसेगा। लेकिन हम उस दिन के लिए क्यों रहें? अगर हम डेली क्लासेस देखेंगे तो हमारा उद्धार होगा। ज़रूरी है अभी कह रहे ना आया फिर क्या कर लोगे? चलिए देखते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। कौन था? नन्नुक था, सॉरी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। खजुराहो मंदिर के निर्माण किस वंश के शासक ने कराया? चंदेल वंश के शासकों ने कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? धर्मपाल ने। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है भैया? चित्तौड़ में है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो राणा कुंभा ने करवाया था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं। तो ये पुस्तकें रखिएगा, बहुत अच्छी हैं, आपको पुस्तकें पढ़ाई हैं। और जो पिछली क्लास है ना, जो पिछले टेस्ट में कराई थी, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें हमने पढ़ाई हैं वो यहाँ नहीं पढ़ाई हैं। संविधान वाला पोर्शन छोड़ दिया, कांग्रेस वाला पोर्शन छोड़ दिया, क्वेश्चन वहाँ से टच कर सकता है। मिताक्षरा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। आगे देखते हैं भैया। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। कहाँ थी? मान्यखेत थी। एलोरा मंदिर निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया। रथ मंदिर उड़ीसा का जो निर्माण है वो किसने कराया? पल्लव वंश ने कराया। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? माफ़ कीजिए, महाबलीपुरम, उड़ीसा बोल गए, महाबलीपुरम। एलोरा की गुफाएं का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तो राष्ट्रकूट वंश के। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद थे। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। कब किया? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 1700 बार। 17 बार। ये 16वां आक्रमण था महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर। तो देख रहे हो, इसने भी 17 बार भारत पर आक्रमण किया, भारत के हथियाने के लिए। तो कोई भी चीज़ आपको समय मांगती है, ऐसे नहीं होगा बेटा। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी होती है? किताब उल हिंद होती है। कौन सी होती है? किताब उल हिंद होती है। अल-बरूनी किसके समय भारत आया था? महमूद गजनवी के समय भारत आया था। किसके समय भारत आया था? महमूद गजनवी के समय भारत आया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। किसकी थी? इल्तुतमिश थी। गुलाम वंश का अगर पूछेगा कि संस्थापक कौन था, देखो 2 क्वेश्चन हम ध्यान से सुनना। गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन ये बेचारा संस्थापना करने के बाद, लेकिन जो वास्तविक संस्थापना थी, वास्तविक संस्थापक था जिसने वास्तविक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को आगे बढ़ाया, वो कौन था? इल्तुतमिश था। तुर्क ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? लाखों का दान करने वाला किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। बलबन अपने आप को कहता था मैं सबसे शुद्ध रक्त वाला मुस्लिम शासक हूँ। ये भी आगे चलते हैं। नौरोज त्यौहार किसने किया? तो बलबन ने किया। तूतिया ए हिंद या तूती ए हिंद की किसे कहा जाता? अमीर खुसरो को कहा जाता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। और तुम्हारा आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ये देखियो गलत है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ कराया था? देखो उल्टा लिख गए बाबू। प्रारंभ किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था तो ये गुलाम, लेकिन गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से क्या कर लिया इसने? प्रेम कर लिया। और प्रेम कर लिया तो बन गया दामाद। गुलाम से क्या बन गया? अरे दामाद। देखो कितना खचरा था।
एकता प्रथा किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने की। किसने की? इल्तुतमिश ने की। इसी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री ही थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी या बकलोल लोधी कह लो, जैसे भी याद करें। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? रत्ती। सिख गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। जो पद्मावत है उसकी रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगले देखो, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो इब्राहिम लोधी और तुम्हारा बाबर के बीच लड़ा गया। याद रखना, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था इब्राहिम लोधी। बकाया सब शासक किसी न किसी के द्वारा घर पे ही मारे गए, युद्ध के मैदान में नहीं मारे गए। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया था 1526 में, और मुगल काल की मुगल सल्तनत की नींव पड़ गई थी। याद रखना, इसने जो बाबर आया ना, ये खचरा था। 4 युद्ध लड़े हैं। 1526 बार लड़ा, 1527 लड़ा, 1528 लड़ा। तो इसके बारे में कहानी याद है। पानी पिया, पानीपत का युद्ध लड़ा। खाना खाया, खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। फिर चांद देखा, चंदेरी का युद्ध लड़ा 528 में। फिर घड़े का पानी उठाया, घाघरा नदी में गया 1529 में, और फिर मर गया 1530 में। तो 1529 में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था, 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा था, और 1526 में इसने पानीपत का। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घाघरा नदी में नहाया और मर गया। ऐसा याद कर लो। आगे देखो, गुलाम वंश पढ़ा। विजयनगरा साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर बुक्का दोनों भाई थे, इन्होंने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। आगे चलते हैं। पूरब का सिराज या सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन थी? गुलबर्ग थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है। कहाँ स्थित है? मदुरई में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में आप बता दो। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के थे। बहुत अच्छा राजा था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। नहीं, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, जन्म वाराणसी में हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। बीजक की रचना किसने की? कालिदास ने की। इनकी साखी सवद्रमैनी 3 पुस्तकें इसी के अंदर लिखी गई हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध कब हुआ था? बताओ रे, हमने इशारा भी दे दिया। चलिए, बाबरनामा किसके, देखिए ये कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं। बाबर की आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है खुद से लिखी जाने वाली कथा। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने खुद लिखी थी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। जीटी रोड हैं जो किस शासक ने बनवाए थे? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड हैं जो शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। आगे देखो, भारत ने सर्वप्रथम रुपया किसके द्वारा चलाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? हमारे सासाराम में है। सबसे बड़ा दरवाज़ा किसे कहा जाता है? बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है, जो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आगे देखो, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये भी यूपी में है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल की। आईन अकबरी मतलब अकबर के बारे में जिस पुस्तक में जानकारी है वो कौन सी पुस्तक है? आईन अकबरी है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। चलिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हो गई अकबर और हेमू के बीच। अकबर द्वारा चलाया गया कौन सा धर्म था? दीन ए इलाही था, सब धर्मों को मान्यता देने वाला। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति महेश चंद्र था, जिसे बाद में बीरबल का नाम दिया गया। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी? गुलबदन बेगम के द्वारा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था। बहादुर शाह जफर द्वितीय करना। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? याद रखना, रामचरितमानस के लेखक पूछेगा तो तुलसीदास। रामायण के लेखक पूछेगा तो वाल्मीकि थे। रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, महाभारत में कितने श्लोक हैं कोई बता दे कमेंट बॉक्स में। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना अफगानिस्तान का शासक था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? पढ़ा चुके हैं 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया, किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में, नहीं घाघरा ये गलत, हाँ 1529। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया, किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच। और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए आगे,
शेरशाह सूरी का मकबरा बता चुके हैं, सासाराम में। गुरु अर्जन देव को फांसी किस शासक ने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। ठीक है, चौसा का बता ही चुके हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। एक बार इसने शासन किया, फिर ये शेरशाह सूरी से युद्ध में पराजित हो गया और 15 वर्ष का इसका वनवास हुआ, और 15 वर्ष के बाद जब शेरशाह सूरी मर गया तब आया ये, फिर इसने परमानेंट। खालसा पंथ की नींव किस है गुरु ने रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब था ये धार्मिक कट्टर मुस्लिम शासक रहा है। इसने हिंदू के प्रति जजिया कर वगैरह दोबारा प्रारंभ कर दिए थे, और मुगल सल्तनत का डिक्लाइन जो है, वो पतन है, वो 1707 में स्टार्ट हो गया था इसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि इसने अपने दुश्मन ज़्यादा कर लिए थे। इसने राजपूतों से दुश्मनी ली थी, मराठाओं से दुश्मनी ली थी, और बुंदेलखंड के चंदेलों से इसने परमारों से, चंदेलों से, और जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की उनसे दुश्मनी ली थी। इसी के समय बुंदेलखंड आज़ाद हो गया था मुगलों से। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? संगमरमर से। ताजमहल प्रेम की निशानी, लेकिन यही पागलखाना भी आगरा में, याद रखना। तो जहाँ प्रेम हो वहाँ पागलपन होगा। इसलिए अगर आपको प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है, तो किताबों से करो। अगर वो सफल नहीं होगी तो आपको एक अच्छा इंसान बना के छोड़ेगी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी और अब्दुल कादिर ने किया था। अब्दुल कादिर ने, फैजी और अब्दुल कादिर ने किया था। आगे देखते हैं भैया। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई भैया? कोलंबस के द्वारा की गई। कहाँ का निवासी था ये भैया? स्पेन का निवासी था। भारत की जो खोज और भारत के जलमार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो को भैया बात करो वास्को डी गामा के लिए, पुर्तगाली निवासी था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब पहुँचे? 1498। उसी दिन इसको अगर मारा होता, थूरा होता, तो अंग्रेज़ों से हम 200 वर्ष गुलाम नहीं रहते। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। सर्वप्रथम कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे। सबसे बाद में गए भी कौन थे? चुट्टा, पुर्तगाली गए थे। कोठी सर्वप्रथम कहाँ इन्होंने स्थापित की? गोवा और दमनदीप में। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज राजदूत भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब था जैसे अपने यहाँ चरखा चलता था, वहाँ मशीनों से रेशम के वस्त्र बनाए जाने लगे। मतलब पुरुषों के स्थान पर मशीनों का उपयोग उद्योग धंधों में करना, मतलब मनुष्य के मजदूरी को मारना ही औद्योगिक क्रांति कहलाई। नई नई मशीनों के द्वारा बनना, औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए ही औद्योगिक क्रांति हुई है। फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, डुप्ले ने किया था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? 1760 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 में। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में हुई। सहायक संधि का शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। पानीपत का तृतीय युद्ध हमने अभी आगे ही बताया था। पहला हुआ 26 में, दूसरा हुआ 56 में, तीसरा हुआ 1761 में। राज्य झड़प या विलय नीति किसके द्वारा चलाई गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई। जो 1857 की क्रांति थी ना, रियलिटी लोगों को भड़काया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इतना कार्य किया था भैया, इतना कार्य किया था, भौकाल मचा दिया था ये। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अफगानों और मराठाओं के बीच लड़ा गया, सही है। द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1801 ईस्वी में। वह नागरिक सेवा भारतीय प्रतियोगिता कब शुरू हुई? 1853 में। याद रखना, जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई, 1801 में की गई। नागरिक सेवा भारतीय प्रतियोगिता मतलब जो तुम्हारे डीएम वगैरह की तैयारी है, आईसीएस कहते थे इससे पहले, इंडियन सर्विस एग्जाम, ठीक है, तो 1853 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स के द्वारा की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में कब की गई? 1835 में की गई। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ का हुआ। और पहले सैनिक विद्रोही कौन थे? मंगल पांडे थे। कारण क्या था? चर्बी में लगे कारतूस, तात्कालिक कारण था।
क्योंकि इसका विरोध किसने किया? प्रथम सैनिक मंगल पांडे थे, तीनों बता चुके। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? 1858 में 1 नवंबर को। मेरठ की विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 का हुआ। बस यही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तिथि रखी गई थी अप्रैल, 10 अप्रैल। संकेत क्या था? रोटी, कपड़ा और गुलाब का फूल, बासी रोटी। ICS, जैसे अब IAS कहने लगा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था? उस समय सत्येंद्रनाथ ठाकुर था, जब इसकी उम्र कितनी थी? 21 साल लास्ट उम्र थी। अब तो 21 साल प्रारंभ में, अंतिम उम्र 21 साल थी। और जब ज़्यादा भारतीय निकले तो 19 साल फिर कर दी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला CV रमन थे। कौन थे? CV रमन थे। और इन्होंने किसमें? प्रकाश के प्रकीर्णन पे जीता। किस पे जीता? प्रकाश के प्रकीर्णन पे जीता। भारत ने प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। भारत की रेल सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1858 में। किसने की? आप बता दीजिएगा। राजा राममोहन राय ही होंगे। सती प्रथा का रोक भी इन्होंने लगवाया था, विलियम बेंटिक ने लगा दिया था, पर इनका पूरा प्रयास था। कब लगाई थी? 1829 में। तो सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। किसके प्रयासों से लगी थी? राजा राममोहन राय के 1829 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं आपको। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? 1867 ईस्वी में की गई। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। भारत में वयोवृद्ध है, ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता। धन निष्कासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 ईस्वी में। कब की गई? 1873 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। किसने की? एनी बेसेंट ने की। जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वो किसने की? एनी बेसेंट ने की। शारदा सदन नामक स्कूल किसके द्वारा खोले गए? पंडित रमाबाई के द्वारा। भारत में गांधी जी की वापसी कब हुई? गांधी जी बैक इन गांधी, गांधी जी इज बैक, गांधी जी बैक। 9 जनवरी 1915 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। ठीक है। चौरा चौरी कांड, ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन समापन कब हुआ? 22 फरवरी 1922 को। गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई? 10 मार्च 1922 को। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। इसका गठन कब हुआ? 1927 में। इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी? लाहौर के। ठीक है। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन रावी तटी के नेतृत्व में 1929 में हुआ था। 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था हम आज़ाद हैं। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 1930 में। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ। कब हुआ? 1930 में। द्वितीय 1931 में। तृतीय 1932 में। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 1931 में लिया। किस में लिया? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में। इसमें नारा दिया गया करो या मरो। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि जितने भी बड़े नेता थे सब नेता क्या कर लिए गए थे? गिरफ्तार कर लिए गए थे। जनता ने खुद से इतना आंदोलन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। और आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना कब हुई? 1943। किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। आगे देखते हैं भैया। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1946 ईस्वी में। भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कब बनाया गया? 2015 में, मोदी जी की सरकार। 15 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता? पता है, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। हाँ, यहाँ से रेसे वाले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 15-16 को प्रश्न फंस सकता है आपका। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेसे क्या कहलाते हैं? जानतव रेसे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जानतव रेसे। मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादकों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाए गए रेसे क्या कहलाते हैं?
संश्लेषित रेशे, कह रहा है जो कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादकों के जटिल रासायनिक हैं उनको परिवर्तन करके उनमें संवर्धन करके संश्लेषित रेशे बनाए। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? काली मिट्टी। कपास के गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया होती है कपास को काटना। भाई कपास का बीज हो तो उसमें भूरा भूरा उसको निकालना, बीज को फेंक देना। धागों के 2 सेट आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसके कहा जाता है बुनाई। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं अर्थात दोनों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंधाई कहलाती है। क्या कहलाती है? बंधाई। और अगला है पटसन से तने को रुके हुए जल से कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया, जूट के रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग। याद रखना रेटिंग। तो रीलिंग भी है, रेटिंग भी है, तो रेटिंग कहलाती है। वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं शाकाहारी, पढ़ा चुके हैं। अगर आप एक बार पूरा रिवीजन करोगे तो आएगा। ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। ऐसा परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें कोई भी पदार्थ नहीं बनता है, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन जो होते हैं कृत्रिम परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल में कुछ परिवर्तन स्वयं होते हैं, ये प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता अनियंत्रित होते हैं, और जिन पर नियंत्रण रहता है वो नियंत्रित होते हैं। पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाने वाले रेशे, पौधे के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को क्या कहते हैं? आप पादप रेशे। और जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोकून चाहिए? 5500 कोकून। कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। वहाँ देखो रेटिंग था, यहाँ रीलिंग था, देखो दोनों में अंतर है। आगे देखो रेशम किस प्रकार का रेशा है? जंतु रेशा है। जो पदार्थ जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है पदार्थ द्रव्य कहलाता है। पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहते हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, ठोस द्रव गैस। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे यौगिक बनाया, कोई भी यौगिक बनाया, ठीक है। हम जैसे एक चीज़ और होती है, नींबू के रस साइट्रिक अम्ल, संतरे के रस में साइट्रिक अम्ल है, आगे देखते हैं। सिरके में कौन सा है? एसिटिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। जैसे हमने किसी चीज़ का विलयन बनाया जी, अम्ल से हम ले ली शक्कर और शरबत को घोरा, हमने खूब घोरते गए, शक्कर पानी में डाल, 1 गिलास पानी लिया उसमें शक्कर डाल, एक समय ये आएगा कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। तो अब हमें और शक्कर घोलना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका ताप बढ़ाना होगा। तो कभी भी किसी भी विलयन का अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो उसकी संतृप्त जो मात्रा होती है और बढ़ जाती है, उसकी विलय की मात्रा और बढ़ जाती है और उसमें घोर सकते हो, याद रखना। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। कच्चा आम में किस प्रकार का अम्ल होता है? उल्टा लिख दिया, टार्टरिक अम्ल कच्चे आम में होता है। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। त्वचा को पूरी तरह जला देने वाला अम्ल होता है प्रबल अम्ल होते हैं। जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है वो तनु अम्ल कहलाते हैं। जिस अम्ल में पानी की मात्रा कम होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित करता है? लाल रंग में। क्षार लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो नीले में। अशोक का रोमनदेही या लुम्बिनी स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नेपाल के लुम्बिनी से। पूछा जाएगा अशोक का रोमनदेही अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे नेपाल के लुम्बिनी से। आगे देखिए, अजमेर में स्थित प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये अपनी मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। आगे देखिए भैया, प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर किसने किया था? तो महमूद गजनवी का नहीं था, मोहम्मद गौरी का नहीं था, बख्तियार खिलजी का नहीं था, अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम का था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, द्वितीय भी इनके बीच लड़ा गया। राणा सांगा और बाबर के बीच भी एक युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और इससे 1526 में हुआ था, ये 1527 में हुआ था, घाघरा का युद्ध। आगे देखते हैं, सारे ऊपर पढ़ा दिए हैं इसलिए प्रश्न है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? गजनी में। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का था। खिलजी वंश की संस्थापना किसने की थी? तो जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की संस्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। लोदी वंश की संस्थापना किसने की थी? बकलोल लोदी ने की थी। एक सैयद वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। 5 वंश पढ़ा दिए दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली का कुतुब मीनार किसके द्वारा पूर्ण कराया गया? तो देखो, पूर्ण कराया गया तो इल्तुतमिश के द्वारा, बनाया गया प्रारंभ कराया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। आगरा की रजिया सुल्तान कौन थी? पहली दिल्ली की मुस्लिम शासक थी, बी ऑप्शन होगा। अलाउद्दीन खिलजी किसकी आक्रमण से भारत की रक्षा किया? मंगोल की। अलाउद्दीन खिलजी किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो श्री रंगम मंदिर को लूटा था, ठीक है।
सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की? आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की। कृष्णदेवराय किस वंश थे? तो तुलुप वंश थे। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुलुप से थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना गुलबर्गा में हुई थी। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। अलाउद्दीन बहमन शाह थे। ठीक है, आगे देखो। किल सुल्तान ने झरों का दर्शन प्रारंभ करवाया? तो अकबर ने। बाबर ने भारत के किसी युद्ध द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध द्वारा 1526 में। द्वितीय युद्ध 1556 में ठीक हुआ था। खानवास। ये युद्धों की डेटें सही लिखी, याद कर लीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन ए होगा, जो मुगल नींव रखी गई 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर जो घाघरा का युद्ध हो रहा था उसमें राणा सांगा को हराया था। अब बाबर की आत्मकथा कौन सी है भैया? बाबरनामा है। ठीक है, आगे देखो। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान था। शेर शाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहते हैं जिसे। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया? 1582 ईस्वी में। पहला अपनाने वाला कौन था भैया? जैसे महेश चंद और बीरबल। अकबर के 9 रत्नों में कवि कौन था? तानसेन कवि था, बहुत अच्छा गायक था। अकबर के दरबार का इतिहास कौन था? अबुल फजल था। इतिहासकार कौन था? अबुल फजल था। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। ये सारे पढ़े होंगे। शाहजहां का प्रसिद्ध निर्माण कौन सा था? तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद सब यही बनवाया था। छोटा शाहजहां का जो कार्यकाल था इसे वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा गया। और जो जहांगीर का कार्यकाल था उसे चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा गया, क्योंकि इसने शाहजहां ने वास्तुशास्त्र बनवाया, महलों का निर्माण करवाया, और जहांगीर चित्रकला का था। चलिए, औरंगजेब ने किसे फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। माफ़ कीजिए, गुरु तेग बहादुर को दी थी। ये क्वेश्चन देख लेना भाई, कन्फ्यूजन में है, छोड़ दीजिएगा या देख लीजिएगा। हाँ, गुरु अर्जुन देव ऊपर पढ़ाया मैंने शायद, गुरु अर्जुन देव तेग बहादुर, ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, देख लीजिए। फिलहाल गुरु तेग बहादुर आंसर है, तो गुरु तेग बहादुर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। आगे देखो, शिवाजी ने रायगढ़ के किले में स्वयं का राज्याभिषेक कब करवाया? 1674 में। शिवजी के गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवजी के अष्टप्रधान किसे माना जाता था? 8 दरबारियों की परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। पेशवा पद की स्थापना किसने की थी? तो साहू जी ने की थी। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो मराठा और अफगान अब्दावली के बीच। भक्ति आंदोलन में संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? रामानंद के। संत मीराबाई किस भगवान की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी? हमारे श्री कृष्ण की। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? गुरु नानक जो थे तुम्हारे सिख धर्म के संस्थापक थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती से। आगे देखो, कबीर के पद संग्रह क्या कहलाते हैं? बीजक कहलाते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो अवधी में। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो सगुण भक्ति शाखा के भक्ति थी, कृष्ण भक्ति। ठीक। अमीर खुसरो किसके दरबार में आया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद कहा जाता है? व्यापारी, सूफी संत या कवि और संगीतक के द्वारा कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन होगा। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा था। भारत में डच व्यापारियों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो पुलिकट में हुआ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सूरत में। किस संधि के बाद ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना प्रभाव बढ़ाया? इलाहाबाद की संधि के बाद। अब आते हैं विज्ञान में। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? बर्मी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। क्लास बड़ी होती जा रही है, हम जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको पढ़ाना भी तो है ना। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए भैया। ऊर्जा के स्रोत कहते हैं ऊर्जा वह क्षमता है जिसे कार्य किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगों, परिवहन, कृषि आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा स्रोत मुख्य रूप से होते हैं पारंपरिक, ट्रेडिशनल जो चले आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, ऐसे स्रोत जिन्हें प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है और जो सीमित मात्रा, मतलब जो सीमित हैं वो परंपरागत हैं। जल विद्युत, ये बांधों से बिजली बनाना एक न एक दिन का ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, इनकी सीमित मात्रा है, इनके उपयोग से प्रदूषण फैलता है, नवीनीकरण नहीं हो सकते, इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं भैया? ये ऊर्जा स्रोत आधुनिक तकनीकी द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। भूमि में ताप है उसकी ऊर्जा से भी बिजली बनाई जा सकती है। ज्वार भाटा जो समुद्र में आते हैं, ज्वार ऊपर उठने की प्रक्रिया होती है, भाटा नीचे गिरने की होती है। बायोमास के द्वारा परमाणु एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा,
इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है वहाँ जाएगा, क्योंकि ये भी एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, परंपरागत में जाएगी। भविष्य की ऊर्जा क्या अवश्य, अच्छा याद रखिए, अक्षयशील क्या होते हैं, तो आपके अक्षयशील संसाधन होते हैं, और क्षयशील ऊर्जा के स्रोतों में उनकी उपलब्धता और पुनः प्राप्ति की क्षमता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। अक्षयशील क्या होते हैं, ऐसे स्रोत जो प्रकृति द्वारा बार बार पुनः उत्पन्न होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल विद्युत, बायोमास, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। और क्षयशील होते हैं जिनका क्षय निर्माण लाखों वर्षों में होता है, क्षय बहुत जल्दी होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा, ये ख़त्म हो जाएंगे, सीमित मात्रा उपलब्ध है, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, ऊर्जा के पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अक्षयशील स्रोत नहीं है, अक्षयशील रिन्यूएबल नहीं है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो इसमें कोयला उत्तर होगा, क्या होगा, कोयला। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। ये टॉपिक ही आपको एक ख़त्म करवा दिया हमने ही। ऊर्जा स्रोत, भविष्य की ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा को कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्षयशील ऊर्जा स्रोतों के बारे में मिलकर कौन सा, ये क्षयशील जो होते हैं बारह पुनः उत्पन्न होते हैं, नहीं, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, बी ऑप्शन होगा इसका। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तमिलनाडु। अब कुछ भूगोल के आते हैं, चर्चा करते हैं। देखो अब ये कुछ खाली पेज छूट गए। आकाश में कितने नक्षत्र मंडल हैं, तो 88 नक्षत्र मंडल हैं। ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, उत्तर दिशा में। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को। सूर्य क्या है, तारा है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे तापांतर वाला, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा, तो बुध है। सूर्य में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। ऊर्जा के लिए सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग कितने दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है, समझ रहे हैं ना। 13 लाख पृथ्वी मिला दो तब एक बनेगा। संपूर्ण विश्व में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य से सबसे अधिक दूर ग्रह कौन सा है, वरुण है। ग्रह किस दिशा में चक्कर लगाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ग्रह अपनी धुरी पे घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। अपनी धुरी पे घूमेंगे तो परिभ्रमण, और सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमण। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण होता है दिन रात, और परिक्रमण के द्वारा होता है ऋतु परिवर्तन। ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, हमने बता दिया। हरित ग्रह और नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। किस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार के रिंग पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं, शनि ग्रह के पास। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कैसा होता है, 1/4 होता है। घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर, मतलब क्लॉकवाइज चक्कर लगाने वाले शुक्र और अरुण हैं। कौन है, शुक्र और अरुण ग्रह हैं। शुद्र नहीं भैया, क्षुद्र ग्रह होगा। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के स्थान पर, यहाँ क्षुद्र होगा भैया, आप सुधार लीजिए, क्षुद्र ग्रह होगा। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। पुच्छल तारे की पूंछ स्वयं सूर्य की विपरीत दिशा में क्यों होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, यम को, 2006 में, 24 अगस्त 2006 को। करोड़ों तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा गैलेक्सी। और जो आकाशगंगा का हमने नाम दिया वो मंदाकिनी है, क्योंकि वो भाग हम देख सकते हैं पृथ्वी से। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी का। आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर तक कितने समय पहुंचता है, 1 मिनट 25 सेकंड। 1 मिनट 25 सेकंड। सहतूत की पत्तियां खाकर बॉम्बिक्स मोरी नामक रेशम कीट का मुख्य भोजन है। भाई सहतूत की पत्तियां जो खाता है वो बॉम्बिक्स मोरी नामक कीट खाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना का कितना, 1/6वां भाग है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगता है। फुल मून, फुल चंद्रमा पूर्णिमा को दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता अमावस्या को। अमावस्या से पूर्णिमा तक के चंद्रमा का बढ़ता हुआ पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है, और पूर्णिमा से अमावस्या आओगे तो कृष्ण पक्ष कहलाएगा। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन था। कौन था, यूरी गागरिन था। 12 अप्रैल 1961 में। अंतरिक्ष यान सबसे पहला जाने वाला, अंतरिक्ष भेजने वाला यान या कोई मिशन कौन था, तो वोस्टोग 1 था। क्या था, वोस्टोग 1 था। चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। प्रथम अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर कब पहुंचा था, तो 29 जुलाई 1969 को। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा थे। तो देखिए भैया यहाँ आप देखिएगा, यूरी गागरिन की यात्रा 12 अप्रैल किस में थे, वोस्टोग में। आगे चलिए,
सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का एक सीधी रेखा में होना क्या कहलाता है? संजिकी कहलाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। जब भी दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा आएगा तो ग्रहण लगेगा ही लगेगा, जीवन का नियम है। सूर्य ग्रहण किस नाम से जाना जाता है? इत्यु नाम से भी जाना जाता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, क्योंकि उस दिन चांद नहीं दिखाई देता। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णमासी को होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं? व्युति कहते हैं, और सूर्य ग्रहण को युति कहते हैं। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णमासी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश घूमी है? 23.5 अंश घूमी है। पृथ्वी के लघु एवं वास्तविक प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। ग्लोब पर पड़ी हुई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 अंश की काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। रेशा किसे कहते हैं भैया? बारीक धागे नुमा संरचना को रेशा कहते हैं। क्वेश्चन आ गए। तंतु का मूल स्रोत क्या होता है? पौधे या जानवरों का रासायनिक रूप होता है। कपास किस प्रकार का तंतु है? तो कपास जो पौधों से प्राप्त करने वाला है। जूट किस प्रकार का पौधा है? तो पाटसन और पटसन दोनों प्रकार का है। ठीक है, इसमें होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए, रेशम का तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम का कोकून से प्राप्त किया जाता है। भेड़ से कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है? तो भेड़ से अपन ऊन प्राप्त करते हैं। पॉलिस्टर किस प्रकार का रेशा है? तो पॉलिस्टर एक सिंथेटिक रेशा है। ठीक है, तंतु को किस प्रकार प्रक्रिया से कपड़े में बदला जाता है? तो कताई और बुनाई करके कपड़े में बदला जाता है। कताई क्या है? धागों को कपड़े में बदलना, रेशे को धागे में बदलना। धागों को कपड़ों में बदलना, रेशे को धागों में बदलना क्या होती है? कताई होती है। बुनाई में क्या किया जाता है? तो धागे से कपड़ा बनाया जाता है बुनाई में। और कताई में क्या किया जाता है? रेशे से धागा बनाया जाता है। कपास के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? पत्ते से, बीज की रोएं से। तो बीज के रोएं से। लिनन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो फ्लैक्स से होता है। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1931 में हुआ था। एक्रेलिक किसके समान दिखता है? तो ऊन के समान दिखता है। टेरीबूल किसका मिश्रण है? तो टेरीबूल ऊन और पॉलिस्टर का मिश्रण है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉम्बिक्स मोरी होता है। इसके बारे में ऊपर बताया है, देख लीजिएगा। गुजरात का कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में प्रमुख है? तो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। ऊन मुख्यतः किस जानवर से प्राप्त होती है? तो भेड़ से होती है। पाशमीना शॉल किस जानवर से प्राप्त होती है? तो कश्मीरी बकरी से। जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त होता है? तो जूट की खेती के लिए गर्म और आर्द्र क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक रेशे 2 प्रकार के होते हैं। सिंथेटिक रेशों में शामिल नहीं है, तो नायलॉन, सिस्टर, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, कपास नहीं होगा। नायलॉन का सबसे पहला उपयोग किस वस्तु के लिए किया गया? पैराशूट बनाने के लिए। ऊन को धोने के बाद की प्रक्रिया से किससे गुजरना पड़ता है? तो कार्बोनाइजेशन। तो ऊन को धोने के बाद कार्बोनाइजेशन से गुजरना पड़ता है। कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है रीलिंग। कोयर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये होता है नारियल के। बांस से कौन सा विशेष प्रकार का तंतु तैयार किया जाता है? विस्कोस तंतु तैयार किया जाता है। विस्कोस किसका कृत्रिम रेशा होता है? तो रेशम का। पौधे से प्राप्त रेशों का प्रमुख घटक क्या होता है? सेल्यूलोज। जानवरों से प्राप्त रेशों का मुख्य घटक क्या होता है? तो प्रोटीन। जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। ठीक है, रेशम के कीड़ों को कोकून से रेशम धागे निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। रेशम का कीट सर्वाधिक भोजन लार्वा अवस्था में करता है। नायलॉन पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है। रेयॉन प्रथम कृत्रिम व नकली रेशा है। प्यूपा अवस्था में रेशम का निर्माण होता है। और रेशम का धागा जो होते हैं उसकी बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। फ्लैक्स अलसी या पौधे से बीज या दोनों रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम का धागा मुख्य रूप से 2 प्रोटीनों से बना होता है। एक फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, एक सेरेसिन प्रोटीन होता है। फाइब्रोइन प्रोटीन रेशम का संरचनात्मक कोर है, जबकि सेरेसिन फाइब्रोन के साथ चिपका कर रखने वाला। शहतूत की पत्तियाँ जो बॉम्बिक्स मोरी होती है नामक रेशम कीट का भोजन में उत्पादन करते हैं। बुनाई से पहले रेशे को सीधा करना, उसकी गठन नहीं होती, गांठें लग जाती हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉर्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्डिंग। कहीं कहीं पे इस प्रक्रिया को, गांठों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? गिल्डिंग कहते हैं। तो गिल्डिंग या कॉर्डिंग दोनों विकल्पों में से कोई एक हो सकता है, बताइएगा। सौरमंडल दोनों ही होते हैं, कहीं पर जो लिखा हो आपको मानना, दोनों नहीं लिखे। अगर दोनों लिखे होंगे तो पहले कॉर्डिंग मारोगे। सौरमंडल में शुक्र व अरुण ग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं। सल्तनत काल में गांवों के समूह को परगना कहा जाता था। नदी भ्रंश घाटी जो है वो नर्मदा है। 15 अगस्त को इसरो का गठन हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनन ने 1796 ईस्वी में की थी। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी 1955 में। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में खोजें की, रेडियो तरंगें और पौधों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। मतलब किसी पौधे को छूना,
से इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, इनने जगदीश चंद्र बसु ने जो कैसोग्राफ छुआ तो छुई मुई के पौधों की संवेदनशीलता पर किया। इन्होंने पौधे छुई मुई के पौधे को छुआ तो क्या हो गया, मुरझा गया। तो फिर उन्होंने कैसोग्राफिक मशीन बनाई। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। C3H8 प्रोपेन और ब्यूटेन, यह एक मिश्रण है, आमतौर पर 2 गैसों से अधिक मात्रा पाई जाती है। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, CH4 होता है। इसके अलावा इसमें कम मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी मौजूद होती है। भारत का पहला मंगलयान मिशन, जिसे मंगल ऑर्बिट मिशन कहते हैं, नाम से जाना जाता 5 नवंबर 2013 से, ठीक है, पहला लॉन्च हुआ था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में पहली कोठी 1500 ईस्वी में कालीकट में स्थापित की। इसके बाद कोचीन केरल में कोठी बनाई। संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होते हैं, 12 अनुसूची होती हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। संविधान का पहला भाग संघ कहता है, दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व, पाँचवें भाग में संघ राज्य क्षेत्र होता है। संविधान के पहले भाग में 1 से 4 अनुच्छेद होते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं, जितना उतने से ही आएगा, बाद का बाद में पढ़ाएंगे। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 होते हैं। भाग 3 में तुम्हारा क्या कहते हैं 13 से लेकर 35 तक है। 36 से लेकर 51 तक भाग 4 है। भाग 4A में तुम्हारा 51A है, ठीक है। भारत का जो संविधान का स्वरूप है वो गणतंत्र, संघीय और संसदीय व्यवस्था है। यह लिखित संविधान है। भारत का संविधान एकात्मक भी है और संघनात्मक भी है। हाँ, कुछ मैथ की चीज़ें हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या 3 होती है, और इसमें से परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं। हमेशा याद रखना P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने अपनी पढ़ ली। आइए हम कुछ और चलते हैं आगे। रीजनिंग का है, देखिए बेन आरेख वाले आपके क्वेश्चन आने हैं। हम कुछ क्वेश्चन कराए दे रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन लाए हैं हम यहाँ पे। उस बेन आरेख का चयन कीजिए। निम्नलिखित बीच के संबंध दिखाता है। सजीव प्राणी, सर्वाहारी, हिरण और ग्रह। तो भैया ग्रह तो अलग हो गया, प्राणी हो गया, प्राणी में सर्वाहारी भी होगा, सर्वाहारी हिरण भी होगा। तो ठीक है, ये प्राणी सजीव प्राणी होगा, इसमें सर्वाहारी होगा। तो इसका बनेगा कौन, ये बनेगा पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा, पहला बनेगा। ये देखो सजीव प्राणी होगा, इसके अंदर सर्वाहारी भी होगा, हिरण भी होगा, ग्रह अलग होते हैं, ठीक है। उस बेन आरेख का चयन कीजिए। निम्नलिखित बीच के संबंध दिखाता है। मानव, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी। मानव होगा, मानव के अंदर ही शिक्षक आएगा, क्लर्क आएगा, चपरासी आएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, उस बेन आरेख का चयन कीजिए। निम्नलिखित बीजों के संबंध। गैर संक्रामक रोग, मोतियाबिंद, मधुरा, खसमे, हैं तो सारे रोग ना। तो भैया ये यहाँ पहले काय में आएगा, जो मोतियाबिंद होता है, संक्रामक होते हैं, ये चारों अलग चीज़ें होंगी। उस बेन आरेख का चयन कीजिए। निम्नलिखित के बीच के संबंध। फर्नीचर, बेड, कुर्सी, खाने का मेज। तो भैया जो फर्नीचर होता है उसके अंदर ही तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे चलो, उस बेन आरेख के कुछ ही हम क्वेश्चन कराएंगे, पूरे नहीं कराएंगे इसके भी इतना समय, क्योंकि क्लास ऑलरेडी आपकी बहुत बड़ी हो चुकी है, इसमें बहुत क्वेश्चन दिया है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे से। हाँ चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन काफ़ी हैं। निम्नलिखित संयोजन में कौन सा बेन आरेख बनेगा, उल्टा देख लेते हैं। कह रहा है पिता, डॉक्टर और पुरुष, इसके लिए कौन सा बनेगा। या महिला, ये जो बेन आरेख है किसके लिए है, तो कह रहा है महिला, पुरुष, चाची, ना भैया। तो पिता, डॉक्टर, पुरुष, ये पुरुष है, ठीक है। या माँ, बहन, भाई, महिला, पुत्री, बहन, कौन सा बनेगा, तो पिता, डॉक्टर, पुरुष बन जाएगा भाई। ये पुरुष है, पुरुष में कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पिता के ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर और पिता दोनों भी हैं, ठीक है। वर्गों के अनुसार समुच्चय कीजिए, किस में आएगा, माताएं, चाचियाँ, डॉक्टर नहीं आएगा। साक्षर, इंजीनियर, किसान, दादा, पिता, पुरुष। तो देखो दादा, देखो इसमें आएगा, ये पुरुष है, पुरुष के अंदर दादा, दादा के अंदर पिता आएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा। वर्गों के चयन कीजिए। पुरुष, स्त्रियां, बेटियां, उद्यमी, महिला, परोपकारी, महिलाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर। तो जो महिलाएं हैं वो स्त्री रोग विशेषज्ञ भी होती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन होंगे आपके पास। शराब, अंगूर की खेती, विस्की वगैरह, तो ये आप बताइएगा इसमें कौन सा होगा। जैसे शराब बनती है अंगूर से, तो विस्की काय से बनती है, जई से बनती है। जीत आनंद होता है तो दुख काय में होती है, हार में होती है। गठिया रोग जो जोड़ में होता है तो दमा कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, तो चंद्रमा को काय से देखे जाते हैं, दूरदर्शी से। तर्क संगत जो है, देखो हम यहाँ इससे पेन इसी से लिखे, तर्क संगत अतार्किक होता है तो अल्प क्या होता है, कम होता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है तो तेलंगाना हैदराबाद की है। शरीर पेट में होता है तो पुस्तकालय पुस्तक में होंगी। राजा सिंहासन में बैठता है तो सवार घोड़े पे बैठता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। आप कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं, तो पक्षी के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहेंगे। शैल विज्ञान चट्टान का होता है, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का होता है। गत माने पिछला काल तो आगामी काल, तो मार्च के बाद अप्रैल आता है। पिघलना द्रव में होता है तो जमना ठोस में होता है। आगे देखो,
ठीक है। लंबाई को मीटर में नापते हैं, विद्युत शक्ति को काय में नापते हैं, भैया बताओगे आप, विद्युत शक्ति को वाट में नापेंगे। पूर्वानुमान भविष्य का होता है। खेद व्यक्त करना क्या होता है अपना, खेद व्यक्त, मुझे खेद है कि मैंने विगत में ऐसा नहीं कर पाया। पक्षी हवाई जहाज है तो मछली कहा हो गया, अरे मछुआरा हो गया, ना 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 ना, पक्षी हवाई जहाज तो मछली नाव हो गई। एड़ी आदमी है तो खूर क्या हो गया, एड़ी आदमी है तो खुर क्या हो गया भैया बताओ, खुर किसका हो गया, घोड़े का हो गया। एड़ी आदमी में तो खुर घोड़े में होता है। अगर देखो मधुमक्खी भिनभिनाती है और बतख क्या करती है, क्वां क्वां करना होता है। ठीक है। आहार से आहार विशेषज्ञ है तो उच्च रक्त शर्करा क्या होता है, मधुमेह चिकित्सक होता है। वजन पौंड में नापते हैं तो ऊंचाई काय में नापते हैं भैया, मीटर में नापते हैं। कपड़ा, कपास से कपड़ा बनता है तो गन्ना से चीनी बनती है। त्वचा से स्पर्श होता है तो नाक से गंध आती है। ऑर्थोपेडी हड्डी के लिए होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो काय के लिए, हृदय के लिए होता है। ये आपके इस प्रकार के कुछ प्रश्न आएंगे। कुछ आपके ये इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे, ABCD को लिख लिया, यदि ऐसे आएगा कि ABC का संबंध है Z, XYZ होता है ना, XYZ, तो देखो अपोजिट लिखे हैं तो ऐसी कहेगा PQR का संबंध बताइए, तो आप इनका अपोजिट लिखेंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से टेस्ट देंगे। बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मानते हैं क्लास लेट आई है, क्लास आपकी बाबू रात में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन फेलियर हो गया था टेक्निकल, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ दिन हो आपका।